Hello everyone, welcome back to my channel Acing Exams. I hope you are doing well. So I am Bhumika Sharma and I teach SST for class 10th. And here we are preparing for our term 2 examination which are around the corner. So I have already completed the syllabus of economics. It's on my channel so you can go through it. And now in this video I'm gonna teach you nationalism in India. It's the part 2 and the link for part 1 is in my description box. So पहले आप वो पार्ट देखिए, then only continue to this video. So let's get started. So मैंने आपको लास्ट पार्ट में समझाया था लास्ट में कि कैसे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो था वो गांधी जी को कैंसिल करना पड़ा था आफ्टर द जलियांवाला बाग मैस्करे. सो अब हम इसमें कंटिन्यू करते हैं उसके आगे के टॉपिक्स. सो अब हम बात कर रहे हैं खिलाफत इशू की. तो हुआ क्या था, जब वर्ल्ड वॉर 1 हमारा एंड हुआ था तो जो ऑटोमन एम्पायर था, ऑटोमन टर्की एम्पायर, उसकी डिफीट हो गई थी जिसके रूलर थे खलीफा. और वो क्या थे, वो एक स्पिरिचुअल हेड थे इस्लाम के. और उसके बाद क्या हुआ था, जब वर्ल्ड वॉर 1 ख़त्म हुआ था तो ब्रिटिशर्स ने डिसाइड किया था कि वो खलीफा रूलर के अगेंस्ट हार्श ट्रीटीज़ लगाएंगे. तो इस ट्रीटी से बचाने के लिए और खलीफा के पावर्स को डिफेंड करने के लिए एक खलीफा कमेटी बनाई गई बॉम्बे मार्च 1919 में. तो जो ये कमेटी थी, इसको हेड किसने किया था, इसके 2 लीडर्स थे, मोहम्मद अली एंड शौकत अली. तो इन्होंने डिस्कस किया था नेशनल मूवमेंट को लॉन्च करने के लिए गांधी जी के साथ. और उसके बाद जो कैलकाटा सेशन हुआ था ऑफ कांग्रेस, कब, सितंबर 1920 में, तो तब लॉन्च हुआ हमारा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. सो अब हम पढ़ते हैं कि वाई नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की ज़रूरत क्या थी. तो जब आप ये टॉपिक पढ़ेंगे अपनी बुक में तो सबसे पहले आप लोग पढ़ेंगे हिंद स्वराज के बारे में. तो ये एक बुक थी जो महात्मा गांधी ने लिखी थी 1909 में, काफ़ी पहले लिखी थी. और इसमें उन्होंने क्या कहा था कि अगर हमें ब्रिटिश से अपनी इंडिपेंडेंस चाहिए तो हमें नॉन कोऑपरेशन करना पड़ेगा, यानी कि हमें उनकी हर एक चीज़ को, हर एक रूल को नॉन कोऑपरेट करना पड़ेगा, हमें अपना कोऑपरेशन बंद करना पड़ेगा, तभी हम जो है उनके अगेंस्ट कुछ कर पाएंगे. तो ये जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, इसके प्रोविजंस क्या क्या थे कि कोई भी गवर्नमेंट स्कूल में नहीं जाएंगे, कोई भी गवर्नमेंट टाइटल्स नहीं रखेंगे, और मतलब जितनी भी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ थी उनको डिनाई कर देंगे, ब्रिटिश के कपड़े नहीं पहनेंगे. तो आपने ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इसके बारे में पढ़ा भी होगा पहले क्लासेस में. तो इसमें क्या था कि सब कुछ जो ब्रिटिश की चीज़ें हैं, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की चीज़ें हैं, हर एक चीज़ बॉयकॉट कर देंगे. तो इसमें जो कांग्रेस लीडर्स थे वो डिक्लाइन कर रहे थे इस मूवमेंट को. क्योंकि हुआ क्या था, तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के प्रोविजंस थे, उनमें से एक ये भी था कि जो काउंसिल इलेक्शंस होंगे उसमें भी इंडियन पार्ट नहीं लेंगे. लेकिन ये जो कांग्रेस लीडर्स थे ये डिक्लाइन कर रहे थे इस चीज़ को. क्योंकि वो चाहते थे ये जो काउंसिल इलेक्शंस होने वाले थे नवंबर 1920 में, क्योंकि वो चाहते थे कि वो पॉलिटिक्स में इंटरनली जाके ब्रिटिश को कमांड करें. लेकिन उसके बाद नागपुर सेशन में कांग्रेस मान गई थी ये जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था इसको अडॉप्ट करने के लिए. कब, 1920 दिसंबर में. ओके, नाउ डिफरिंग स्ट्रैंड्स विद इन द मूवमेंट. अब ये जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था इसमें अलग अलग टाइप के लोगों के क्या क्या रिएक्शंस थे, क्या क्या हुआ था, ये हम पढ़ते हैं कि मिडिल मैन के क्या रिएक्शन थे, पीजेंट्स के क्या रिएक्शन थे, और आदिवासी के क्या रिएक्शन थे. तो ये जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, तो इसमें गांधी जी का आइडिया क्या था कि हिंदू और मुस्लिम सबको साथ में आना होगा ये मूवमेंट सक्सेसफुल बनाने के लिए. तो इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट, जो कि कब हुआ लॉन्च, जनवरी 1921 में. तो इसमें मिडिल क्लास जो पीपल थे, मिडिल मैन, उनका क्या रिएक्शन था. जो स्टूडेंट्स और टीचर्स थे उन्होंने गवर्नमेंट कंट्रोल स्कूल्स जो थे, गवर्नमेंट स्कूल्स जो थे वहाँ पे छोड़ दिया था. और जो लॉयर्स थे उन्होंने भी प्रैक्टिस अपनी छोड़ दी थी क्योंकि वो जो गवर्नमेंट कोर्ट्स थे वहाँ पे. जो काउंसिल इलेक्शंस थे वो भी हमारे बॉयकॉट हो गए थे सारे प्रोविंसेस में एक्सेप्ट मद्रास. मद्रास में ऐसा नहीं हुआ था. मद्रास में कौन सी पार्टी थी, जस्टिस पार्टी. तो ये एक नॉन ब्राह्मण पार्टी थी. और यहाँ पे बॉयकॉट क्यों नहीं हुए थे, क्योंकि इनका वही वाला रूल था कि वे चाहते थे कि ये इंटरनली जाके पॉलिटिक्स में और तब ब्रिटिश को कमांड करें.
और उसके बाद क्या होता, जो फॉरेन क्लोथ्स थे यानी जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती थी हमें क्लोथ्स, वो भी बॉयकॉट कर दिए गए थे बिल्कुल। और जो लिकर शॉप्स थी यानी जो शराब की दुकानें थी वो सब भी बिल्कुल बॉयकॉट कर दी गई थी, अब उनसे कुछ भी नहीं लिया जाता था। लेकिन ये जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था मिडिल मैन में, ये बहुत स्लो डाउन होने लगा धीरे धीरे। इसके रीज़न क्या थे, क्योंकि एक तो खादी बहुत एक्सपेंसिव था। अब जब फॉरेन क्लोथ्स को बॉयकॉट कर दिया गया तो लोग क्या पहनते थे, खादी, लेकिन जो खादी था वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था इन कंपैरिजन टू द फॉरेन क्लोथ्स। तो उस टाइम पैसे होते नहीं थे इतने कि वो खादी अफोर्ड कर पाए, इस वजह से वो लोग वापस से फॉरेन क्लोथ्स पे आ गए बिकॉज ऑफ द कॉस्ट ऑफ खादी एंड नो ऑल्टरनेटिव इंडियन इंस्टीट्यूशन। अब ये जो गवर्नमेंट स्कूल्स छोड़ दिए थे, लॉयर्स ने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी थी, ये इन लोगों को भी वापस जाना पड़ा, क्योंकि ये छोड़ने के बाद अब ऑब्वियस ही बात है एक नीड थी इंडियन इंस्टीट्यूशन होने की, जो कि उस टाइम पे नहीं थी। अब सबको अपने सर्वाइवल के लिए कुछ इनकम रिक्वायर्ड होती है, जो कि ये अगर ये छोड़ देते तो ये कुछ भी नहीं अर्न कर पाते। इस वजह से क्योंकि इंडियन इंस्टीट्यूशंस नहीं थे, इनको वापस से ब्रिटिश गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में जाना पड़ा। So it got slowed down among the middlemen. Okay, now let's study about the रिएक्शन ऑफ पीजेंट्स। अब जो पीजेंट्स थे उनकी प्रॉब्लम क्या क्या थी, एक तो तुलकदार्स और लैंडलॉर्ड्स जो थे वो उनसे हाई रेंट लेते थे, ये उनकी एक प्रॉब्लम थी। इनके इसके अगेंस्ट उन्होंने इशू रेज किया। एंड नेक्स्ट इनकी बेगार सिस्टम। बेगार सिस्टम क्या होता है कि ज़बरदस्ती जब काम करा लिया जाता था और उनको उसके लिए पेमेंट भी नहीं दी जाती थी। ओके, अब उनकी डिमांड्स क्या थी इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में पीजेंट्स की, कि एक तो जो रेवेन्यू था उसको रिड्यूस किया जाए, और ये जो बेगार सिस्टम था इसको अबॉलिश किया जाए, और जो लैंड थी उसको रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाए, क्योंकि जो लैंडलॉर्ड्स वगैरह होते थे उनके पास बहुत सारी लैंड होती थी, लेकिन पीजेंट्स के पास नहीं होती थी इतनी, तो इसलिए रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड उन्होंने डिमांड की। उन्होंने लैंडलॉर्ड्स को सोशल बॉयकॉट कर दिया जाए, ये उनकी डिमांड थी। अब इसके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या प्रोटेस्ट किए, नंबर 1 कि उन्होंने लैंडलॉर्ड्स को कोई भी सर्विस प्रोवाइड करनी बिल्कुल बंद कर दी, यानी कि वो पहले उनके शूज़ भी पॉलिश करते थे, उनके सारे काम करते थे, लेकिन अब उन्होंने कोई भी सर्विस प्रोवाइड करनी बिल्कुल बंद कर दी। एंड दे स्टार्टेड अटैकिंग एट तुलकदार्स। उन्होंने तुलकदार्स पे जाके अटैक करना शुरू कर दिया और बाद में बाजार भी लूटना शुरू कर दिया। अब ये जो प्रोटेस्ट था पीजेंट्स का, ये एक सभा लीड करती थी। व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट सभा, औध किसान सभा, और जो कि कब लॉन्च हुई थी, अक्टूबर में, ठीक है। और इसके 2 मेन लीडर्स थे, जवाहरलाल नेहरू एंड बाबा रामचंद। और बाबा रामचंद कौन थे, वो अवध के रूलर थे उस टाइम। और ये जो सभा थी इसकी 300 ब्रांचेस थी, यानी 300 विलेजेस या 300 डिस्ट्रिक्ट्स में इसकी ब्रांचेस थी। और इट गॉट वायलेटेड इन 1921। ये जो प्रोटेस्ट करे पीजेंट्स ने, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा वायलेंस बढ़ गया 1921 में। सो यहाँ से आपके 2 इम्पॉर्टेंट 1 मार्कर्स निकल के आते हैं। कौन कौन से, एक तो सभा जो थी उसका नाम क्या था और ये कब शुरू हुई थी, और इसके 2 मेन लीडर्स कौन थे। ओके, नाउ लेट्स मूव फर्दर। अब हमने पीजेंट्स का देख लिया, मिडिल मैन का देख लिया, नाउ कम्स द ट्राइबल पीपल। तो जो ट्राइबल पीपल थे उनकी प्रॉब्लम्स क्या क्या थी, कि ब्रिटिश ने ना फॉरेस्ट क्लोज कर दिए थे, जिसकी वजह से वो वहाँ जाके अपना कोई भी सामान नहीं ले सकते थे, फ्रूट्स एंड ऑल वॉट एवर दे रिक्वायर्ड फ्रॉम द फॉरेस्ट, दे कुड नॉट टेक इट। और जो दूसरी प्रॉब्लम क्या थी, जो ब्रिटिश थे वो उनको फोर्स करते थे रोड्स बनाने के लिए, यानी कि ब्रिटिश जो थे वो यहाँ पे बेगार सिस्टम प्रैक्टिस कर रहे थे। क्यों, क्योंकि वो रोड्स उनसे बनवा लेते थे और अपना बाकी सारा काम करवा लेते थे, बट दे डिडंट पे देम फॉर दैट। ओके, और तीसरी प्रॉब्लम क्या थी उनकी, कि ब्रिटिश ने उनको फॉरेस्ट में एंटर करने के लिए बिल्कुल डिसअलाउ कर दिया था, और जिसकी वजह से वो अपने कैटल्स को भी ग्रेज नहीं करा पा रहे थे। सो दीज वर द 3 मेन प्रॉब्लम्स रेज्ड बाय द पीजेंट्स। एंड इन प्रॉब्लम्स के अगेंस्ट एक वॉर शुरू हुआ था, गोरिल्ला वॉर। ओके, कहाँ पे शुरू हुआ था, गोडम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश, और इसके लीडर कौन थे, अल्लूरी सीताराम राजू, ठीक है। और जो गोदम रेबल्स थे उन्होंने पुलिस स्टेशन में अटैक करना शुरू कर दिया, और उन्हें ब्रिटिश ऑफिशियल्स, जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे, उन्हें अटेम्प्टेड टू किल देम ऑल्सो। एंड फिर एंड में जाके जो राजू थे, यानी जो अल्लूरी सीताराम राजू थे, 1924 में इनको कैप्चर कर लिया गया एंड ही वॉज डेड। और इसके बाद इनको कैसे रिकॉग्नाइज किया गया, एज अ फोक हीरो, यानी जहाँ के वो लोकेलिटी के थे वहाँ के वो हीरो बन गए। ओके, नाउ नेक्स्ट कम्स, हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जो ये अल्लूरी सीताराम राजू थे, ये बहुत ज़्यादा प्रेस करते थे महात्मा गांधी को, और ये फॉलोअर थे उनके।
लेकिन एक चीज़ थी जो महात्मा गांधी और इनमें बिल्कुल सिमिलर नहीं थी. व्हाट वाज दैट? वायलेंस. जो महात्मा गांधी थे वो अहिंसा में बिलीव करते थे, लेकिन ये बिलीव करते थे कि अगर हमको आज़ादी चाहिए ब्रिटिशर्स से तो हमें हिंसा अपनानी ही पड़ेगी, इसके बिना नहीं होगा. ओके, सो लेट्स मूव फर्दर. नाउ कम्स स्वराज इन प्लांटेशन. सो अब हम बात करते हैं स्वराज इन प्लांटेशन. सो प्लांटेशन क्या होता है? टी और कॉफ़ी को प्लांट किया जाता है. तो ये जो प्लांटेशन वर्कर्स थे इनके लिए फ्रीडम क्या थी? टू मूव फ्रीली. लेकिन ब्रिटिशर्स ने इन पे एक एक्ट लगाया था, इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट. कब लगाया था? 1859 में, जिसकी वजह से वो अपना प्लांटेशन लीव करके, अपने प्लांटेशन को छोड़ के अपने घर नहीं जा सकते थे. दे वर नॉट अलाउड टू डू सो. ओके, तो अब ये जो लोग थे, ये इनके लिए फ्रीडम तो यही थी कि वो अपने घर जा सके, जहाँ जाना चाहे जा सके, टू मूव फ्रीली. बट ऐसा इस एक्ट के वजह से नहीं होता था. सो दे अडॉप्टेड NCM. व्हाट इज NCM? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. और उन्होंने अपनी प्लांटेशन छोड़ी और अपने घर चले गए. एंड व्हाट दे बिलीव्ड कि गांधी राज आने वाला है और उनके अब लैंड डिस्ट्रीब्यूशन भी होगा, उनको भी लैंड दी जाएगी. ठीक है, लेकिन उन्होंने मिस इंटरप्रेट कर लिया गांधी लीव्स को, और जिसकी वजह से ये बहुत वायलेशन में भी बदल गया. जो गांधी थे उन्होंने ये नहीं कहा था कि आप अपना प्लांटेशन छोड़ के जाओ और या गांधी राज आने वाला है या आपको लैंड दी जाएगी, ऐसा कुछ नहीं था. लेकिन उन्होंने मिस इंटरप्रेट किया, जिसकी वजह से जब फरवरी 1922 में जब चौरा चौरी इंसिडेंट हुआ तो ये जो NCM नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, इसको गांधी जी को कैंसिल करना पड़ा. सो आपकी बुक में चौरा चौरी के बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं दे रखा है, बट इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट फ्रॉम आवर हिस्ट्री. तो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ. हुआ क्या था, जब चौरा चौरी में एक पीसफुल सभा बैठी हुई थी, सब लोग बैठे हुए थे और पीसफुली एक सभा हो रही थी, वहाँ पे बातचीत हो रही थी, और वहाँ पे पुलिस ने क्या किया था? फायरिंग करवा दी थी, जिसकी वजह से लोग वहाँ के भड़क गए थे और उन्होंने रात को जाके चौरा चौरी में पुलिस स्टेशन, जो नियरेस्ट पुलिस चौकी थी, वहाँ पे जाके आग लगा दी थी. तो ये वायलेशन हो गया था बहुत ज़्यादा, और इसे हम कहते हैं चौरा चौरी इंसिडेंट, और जिसकी वजह से गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को कैंसिल कर दिया था. सो नाउ दिस इज इट फॉर दिस पार्ट. एंड मैंने आपको फर्स्ट पार्ट और इस पार्ट में जितना पढ़ाया, आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेरी वेल, एंड आई विल ट्राई माई लेवल हार्ड कि मैं नेक्स्ट पार्ट में, मैक्सिमम नेक्स्ट पार्ट में आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दूँ. And I hope this approach is beneficial for you guys, and stay tuned till my next part. Bye.